अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं बीएस नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इम्यून सिस्टम के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं और इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर इम्यून सिस्टम के ऊपर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम दरअसल है क्या, तो इसका जो मकसद होता है वो हमें हेल्दी रखना होता है। किस चीज़ से हमें हेल्दी रखना होता है? तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या इसको पैथोजन वगैरह जो बीमारी कोस करे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं या छोटे जानदार जिसको हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जो बीमारी कोस करे उससे हमें जो है वो बचाती है। इसका मेन मकसद यही होता है कि ये हमें जो है डिफेंस करती है, हमारे मैकेनिज़्म को, हमारे पूरे सिस्टम को डिफेंस करती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, जो कि पैथोजन जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एक बीमारी वगैरह कॉज करती है, उससे हमें जो है वो बचाती है। तो सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे इम्यून सिस्टम के हवाले से। तो इम्यून सिस्टम फ्रेंड्स, ये बात हुई इम्यून सिस्टम की डिफिनेशन वगैरह शॉर्ट सी में बताइए आपको। अब अगर हम इसके हवाले से बात करें तो इसका मेजर जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट हैं इस इम्यून सिस्टम में, जिसमें सबसे पहले आता है बोन मैरो, जहाँ पर हमारे सेल्स वगैरह जो है वो बनते हैं, मैच्योर वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिम्फ टिश्यू या लिम्फेटिक सिस्टम इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है थाइमस ग्लैंड आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल वगैरह इसमें हमारे पास आते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट है इसके दो। तो ये आपको याद होने चाहिए कि इम्यून सिस्टम के कौन से दो मेजर कंपोनेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बोन मैरो और सेकंड हमारे पास आता है जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह इसके साथ काम कर रहा होता है। तो ये तो हुई इम्यून सिस्टम के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे जिस्म में एंटर कैसे होते हैं उसके हवाले से हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड्स हमारे पास इन चीज़ों से एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है म्यूकस मेम्ब्रेन से वो एंटर हो सकते हैं, या इसके अलावा हमारे स्किन से एंटर हो सकते हैं, या पैराइटल रूट, मतलब कि स्किन के अलावा जहाँ से भी हमें अगर कोई कट लगे या कोई चोट लगे, या ऑपरेशन के दौरान जब हमारी स्किन ओपन होती है तो उस टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हमारे स्किन में एंटर हो सकते हैं। तो ये तीन पाथवे हैं उनके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए अंदर आने के लिए। जिसके बाद हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के लाइंस के हवाले से। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज़्म। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास 3 लाइंस में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट लाइन जिसमें हमारे पास आता है, फिर सेकंड लाइन आता है और फिर हमारे पास थर्ड लाइन आता है। तो फर्स्ट लाइन से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास जो है वो एंटी माइक्रोबियल बैरियर है, मतलब कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए एक दीवार है, एक रुकावट है जितने भी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह कुछ भी अंदर आएगा तो उसको ये रोकने की कोशिश करेगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। इसमें हमारे पास फिर आता है 3 किस्म में हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज़्म है, जिसमें हमारे पास आता है मैकेनिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें से और अगर हम बात करें तो मैकेनिकल फैक्टर के हवाले से मैकेनिकल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि यूँ समझ लें कि आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है उसे हम मैकेनिकल फैक्टर कह सकते हैं, या आपके जिस्म में जो मैकेनिकली काम हो रहा हो उस वजह से जो कुदरती काम भी कह सकते हैं, कुदरती तौर पर भी जो कह सकते हैं कि जो काम हो रहा हो उसे हम मैकेनिकल फैक्टर कहते हैं। जिसमें हमारे पास आता है ट्रैपिंग ऑफ लंग्स, टेयर ऑफ द आई या स्लाइवा ऑफ द माउथ। जिसमें पास ट्रैपिंग ऑफ लंग्स मतलब कि अगर हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से सांस लेने और जो है सांस लेने का अमल ना करें तो जिसकी वजह से फिर हमारे जो है जिस्म में काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टेयर ऑफ द आई। अगर कोई भी कचरा, कोई भी जरासीम या कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे आँख के ज़रिए जो कि एक पाथवे है, एक रास्ता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर आने के लिए, तो उससे ये होता है कि आपके आँख में जो है आंसू वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपके आंसू में भी जो है वो मुख्तलिफ़ केमिकल होते हैं जो कि उसको किल करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके आंसू शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपके आँख से जो है वो बाहर आउट हो जाता है।
सलाइवा की अगर हम बात करें, सलाइवा में हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड HCl होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने का काम करता है। और काफ़ी मुख्तलिफ और भी एंजाइम वगैरह होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जो है उसको किल कर देते हैं। इसमें सेकंड नंबर पर आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है फैटी एसिड स्वीट। ये जो है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है ये इनहिबिट करता है। इसके बाद आता है लाइसोजाइम और फॉस्फोलाइपेज। ये जो है हमारे पास हमारे आँख के आंसू में हमारे पास पाए जाते हैं, हमारे सलाइवा में मौजूद होते हैं और नेज़ल सेक्रीशन में हमारे पास ये मौजूद होते हैं, जो कि सेल बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन को जो है वो रप्चर कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो डेड हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन होता है। मतलब कि अगर आपके इस जिस्म में नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कुदरती तौर पर आपके जिस्म में, या गुड बैक्टीरिया वगैरह भी इसको कह सकते हैं, जो आपके जिस्म में मौजूद होते हैं और आपको फ़ायदा देती है। मतलब कि नॉर्मल फ्लोरा, इसका मतलब यही है कि ये आपको फ़ायदा देगी, ये नुकसान नहीं देगी। ये तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, मतलब कि आपके स्किन के ऊपर जो नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बाहर से पैथोजन वगैरह या और माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होने की कोशिश करते हैं तो ये उनको किल कर देते हैं। इस तरह GI ट्रैक्ट प्रिवेंट कोलोनाइजेशन, GIT इसमें आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं ये ख़ुद अपने एक कॉलोनी ही बनाई होती है। मतलब कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इस एक पेज के ऊपर समझाने की कोशिश करूं तो आपकी जो स्टमक की या GI ट्रैक्ट की एक लाइनिंग होती है, उस पर ये जो है इस तरह से फुल जो है वो आपके नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर करेगा तो ये उसको जगह नहीं देगी, क्योंकि ये पहले से ही ये जगह फुल होती है और ये उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होता है, ये उसको किल कर देती है। तो इस तरह से आपके GI ट्रैक्ट पर भी नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो आपको हेल्प आउट करती है जो है फूड की ब्रेकडाउन करने के लिए भी और इसको भी किल करने के लिए। जैसे कि बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर एंटर हो तो उसको भी किल करने का ये काम करती है। अब हम आते हैं इसमें, ये हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है इननेट इम्यूनिटी है। मतलब कि ये कहीं से ली नहीं होती है, बल्कि ये पैदाइशी तौर पर हमें पैदाइशी तौर पर मिली होती है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें मिल जाती है। तो इसलिए इसे इननेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। दिस इम्यूनिटी प्रेजेंट इन योर बॉडी फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब कि आपकी पैदाइश के वक्त यही ये आपको मिली होती है। और आल्सो कार्ड इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इस वजह से कह सकते हैं कि ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होगा तो ये उसको रोकेगा। कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो आपके जिस्म में एंटर हो तो ये उसको रोक देती है। जिसमें हमारे पास स्किन जो है वो आ जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन से रास्तों से एंटर होती है। तो वही हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन आपका इननेट इम्यूनिटी है और आपका जो स्किन है वो इननेट इम्यूनिटी है। मतलब कि आपका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये पैदाइशी तौर पर आपको मिली होती है, पैदाइशी तौर पर ही मौजूद होती है, ये कहीं से आपने ली नहीं होती। और इट ट्रीट एवरी पैथोजन, ये हर पैथोजन, मतलब कि कोई भी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारी कोस कर सके, ये हर उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ ये काम करती है। कोई स्पेसिफिक काम नहीं है इसका, हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ये रोकेगी। दैट्स वाई इस कॉल नॉन स्पेसिफिक, इसी वजह से इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। बैरियर इम्यूनिटी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी जो है, बैरियर जो है वो रुकावट को कहते हैं कि कोई भी ऐसी इम्यूनिटी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैथोजेंस वगैरह इसको कह सकते हैं, उसको रोकती है। उससे हम इननेट इम्यूनिटी भी, ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट भी होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड लाइन में हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ जो है वो इम्यून सिस्टम हो गया। अब हमारे पास आती है सेकंड लाइन, मतलब कि अगर फर्स्ट लाइन कोई प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए, फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज़्म से, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो सके, बच सके, इसके बाद आता है हमारा सेकंड लाइन ऑफ जो है इम्यून सिस्टम। सेकंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम ये एक्टिवेट हो जाता है और इसमें आपके
जिस्म में जो है ये उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मुहैया करता, जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको फ़ीवर होता है। आपके जिस्म में पेन जो है पेन शुरू हो जाता है आपके जिस्म में। जहाँ पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके जिस्म में जो है आप ज़्यादातर अमूमन देखें पेन होगा उस जगह पर। और इन्फ्लामेशन भी आपके जिस्म में इसी अमल को कहते हैं। मतलब कि अगर आपको इस जिस्म में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मतलब कि कोई भी आपका जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो सके तो उसके चारों तरफ देखें एक रेड पूरा स्किन जो है वो रेड हो जाता है, पूरा स्किन उसके चारों तरफ रेड हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये आपको उस वजह से हो रहा है, बल्कि ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आपके जिस्म में फैलने से रोकने का अमल है, जो कि इम्यून सिस्टम की वजह से ये शुरू हो जाता है। तो ये इस वजह से इन्फ्लामेशन आपके जिस्म में हो जाती है। इसमें फिर 3 किस्म की एक चीज़ बताई है, फेगोसाइट सेल। फेगोसाइट सेल वो सेल होते हैं जो कि आपके जिस्म में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो तो ये उसको जो है वो इनगल्फ करने का काम करती है। माइक्रोफेज और फेगोसाइट सेल ये दोनों एक ही काम करती है। और जो प्रोसेस होता है, मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपके जिस्म में एंटर हुआ, वो किसी भी रास्ते से एंटर हो सकता है, एंटर हुआ और फर्स्ट लाइन और डिफेंस मैकेनिज़्म ने इसमें काम नहीं किया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। सेकंड लाइन जैसे एक्टिवेट हुआ तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके जिस्म में जाकर वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म को तलाश करती है, ढूंढती है और उसे इनगल्फ करने का काम करती है। और ये जो प्रोसेस होता है इनगल्फ होने वाला, मतलब कि आपके सेल्स ने उसे ढूंढा, तलाश किया, फिर उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेती है और फिर उसे इनगल्फ कर देती है। तो उस प्रोसेस को जो है वो फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और ये WBC जो है वाइट ब्लड सेल का काम होता है वो करती है। हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल के हवाले से, तो वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे इननेट इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म में जो है वो मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। इसमें वाइट ब्लड सेल में हमारे पास 2 किस्म के सेल होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा हमारे पास होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए का मतलब है एब्सेंट और ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है कि मौजूद। इसमें हमारे सेल्स, अगर मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमारा जो एक नॉर्मल सेल्स होता है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम वगैरह XYZ वो मैं नहीं बना रहा। इसमें जो ग्रेन्युलोसाइट सेल है, ग्रेन्युलोसाइट, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है ये मौजूद होते हैं। मतलब कि आपके नॉर्मल सेल में जो चीज़ें मौजूद होती है इसमें इससे ज़्यादा मिकदार जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसे हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि आपके सेल में जो नॉर्मल चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स वगैरह मौजूद नहीं होते। एक्स्ट्रा इसे हम प्रोटीन वगैरह भी कह सकते हैं या कुछ भी XYZ हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो इस सेल में ए ग्रेन्युलोसाइट में मौजूद नहीं होती और ग्रेन्युलोसाइट में ये मौजूद होती हैं। अब मैं बात करूँगा ग्रेन्युलोसाइट के हवाले से। तो ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास 3 किस्म के सेल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रोफिल्स के हवाले से। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास जो है वो स्मॉल फास्ट एक्टिव सेवरेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब कि ये स्मॉल होते हैं, सबसे छोटे जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और फास्ट एक्टिंग। आपके जिस्म में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर जो रिएक्ट करती है जो वाइट ब्लड सेल पहुंचती है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये सबसे पहले आपके जिस्म में उस जगह पर, उस टारगेट या उस पॉइंट पर जो है वो पहुंच जाती है, सबसे पहले ये एक्ट करती है। और ये 60 to 70% ऑफ द इम्यून सिस्टम आपका होता है, वाइट ब्लड सेल के होते हैं। और ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि आपके ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में
चारों तरफ जो है वो सर्कुलेट करती है। ये हाईली मोबाइल एंड शॉर्ट लाइव्ड, ये जो है वो बहुत तेज़ी से जो है मूवमेंट करती है आपके ब्लड के फ़्लो के ज़रिए, और शॉर्ट लाइफ मतलब कि इसकी जो लाइफ टाइम हो या लाइफ स्पैन के हवाले से हम बात करें तो ये काफ़ी कम होती है। फेगोसाइटोसिस का अमल जो है ये प्ले करती है, मतलब कि कोई भी सेल्स वगैरह इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लिया तो उसको इनगल्व करने का जो काम होता है वो इनका होता है, ये वो उन सेल्स को जो है वो इनगल्व कर देती है। और इसके अगर हम लाइफ के हवाले से बात करें तो 6 से 9 घंटे जो है 6 से 9 आवर्स जो है वो इसका लाइफ होता है, लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये डेड हो जाते हैं और इसके अलावा और मज़ीद बनना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद और बनते हैं। इसमें हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास एसिनोफिल्स, वो न्यूट्रोफिल्स आ गए, ये हमारे पास एसिनोफिल्स आ गए। इसका सेकंड नेम हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिक ल्यूकोसाइड्स भी कह सकते हैं। ल्यूकोसाइड जो है हमारे वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं। ये 1/3% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइड, मतलब कि आपके WBCs जो है 1 से 3% आपके WBCs का ये होता है। एलिमिनेशंस ऑफ पैरासाइटिक वर्म, मतलब कि आपके जिस्म में गरमाइश वगैरह जो है वर्म वगैरह जो है पैरासाइट, मतलब कि अगर जिस्म में कोई पैरासाइट वगैरह मौजूद हो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गरमाइश या फीवर वगैरह जो है वो इस वजह से ये सेल्स जो है वो बनाती है। और फाउंड इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन, एलर्जिक इन्फ्लामेशन में भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दी है कि एस्थमेटिक एयर पे और स्किन एलर्जी में भी ये पाए जाते हैं। एस्थमेटिक एयर पे में भी पाए जाते हैं और स्किन की कोई एलर्जी वगैरह हो गई हो तो उसमें भी ये पाए जाते हैं। ये सेकंड ब्रांच थी। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड हवाले से, बेसिनोफिल्स। सबसे पहले हमने न्यूट्रोफिल्स के हवाले से बात की, फिर एसिनोफिल्स की भी हमने बात की है। ये हमारे पास आता है ग्रेन्युलोसाइट का थर्ड जो है पार्ट है, जिसको हम बेसोफिल्स कहते हैं। ये वेरी लेस अमाउंट, मतलब कि हमारे WBC का सबसे कम तादाद में जो सेल है वो ये बेसोफिल्स हैं। 0.5 to 1% ऑफ टोटल जो है ये 0.5 to 1% होते हैं। ये फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये काम करती है। ग्रेन्यूल्स पैक्ड विद हेपारिन एंड हिस्टामिन, मतलब कि हेपारिन और हिस्टामिन आपको समझने की कोशिश करूँ तो हिस्टामिन हमारे पास वो जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है या एलर्जी को प्रोड्यूस करती है। और हेपारिन का काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को जो है वो क्लॉट होने से बचाती है। जो नॉर्मल फ़्लो उसका हो रहा है वो हेपारिन की मौजूदगी की वजह से हो रहा है, तो ये उसका पैकिंग वगैरह भी करती है। हिस्टामिन इंक्रीज़ इन्फ्लामेशन, अगर आपके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन वगैरह जो है वो बन जाती है। तो ये तो हुआ ग्रेन्युलोसाइट्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट के हवाले से कि ए ग्रेन्युलोसाइट जो है जिसमें हमारे पास मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। ये लिम्फोसाइट में हमारे पास T सेल्स जो होते हैं और मोनोसाइट हमारे पास सबसे बड़े लार्जर सेल्स जो है हमारे पास, WBC के सबसे जो लार्जर सेल है वो हमारे पास मोनोसाइट होते हैं। और इसका काम क्या है, इन दोनों का काम भी यही होता है कि ये फेगोसाइटोसिस का अमल करती है, मतलब कि आपके जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन वगैरह एंटर हो जाते हैं उसको ये इनगल्फ करने का काम करती है। अब हम आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, मतलब कि अगर आपके जिस्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म ने भी काम नहीं किया और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म ने भी ये काम नहीं किया तो फिर हमारे पास आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स। थर्ड लाइन्स ऑफ इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज़्म इसको कह सकते हैं। इसको हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं और ये एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, मतलब कि इसको अगर आप किसी सेल्स के हवाले से मतलब कि बताएंगे तो ये वही सेल्स को जाकर किल करेगा, उसके अलावा आपके जिस्म में किसी भी सेल्स को जो है वो कुछ नहीं करेगा। मतलब कि इसका काम ही यही है कि ये वो ख़ास सेल्स को जो है उन्हीं सेल्स को जो है वो टारगेट करता है। जो सेल्स इसके जो है वो यूँ समझ लें कि एनिमी होते हैं तो ये उन्हीं सेल्स को जो है वो किल करता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स पर कंसिस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास T लिम्फोसाइट होते हैं और B लिम्फोसाइट होते हैं। और अगर हम WBC के हवाले से बात करें तो ये हमारे
20 to 40% ऑफ WBC जो है हमारे पास होते हैं। इसमें फिर हमारे पास दो किस्म के हैं, जो ये T सेल और B सेल की हमने बात की। इसमें हमारे पास फिर दो हिस्सों में ये थर्ड लाइन इम्यून सिस्टम की जो है वो ब्रांचेस है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है हेम्यूरल इम्यूनिटी और सेकंड हमारे पास आती है सेलुलर इम्यूनिटी। हेम्यूरल इम्यूनिटी में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो कि एक यूँ समझ लें स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो आगे जाके एंटीबॉडीज़ भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ सिंथेसिस का काम भी करते हैं या एंटीबॉडीज़ भी जो है ये बनाते हैं। इसमें हमारे पास फिर आता है सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में हमारे पास जो है सेलुलर इम्यूनिटी में हमारे पास आता है टी सेल। टी सेल्स हमारे पास एक जो है वो CD4 होते हैं, जो है कि हेल्पर होते हैं, और इसमें जो हमारे पास टी सेल्स में हमारे पास दूसरा होते हैं वो CD8 जो किलर सेल्स होते हैं। CD4 हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन, मतलब कि कोई भी सेल्स अगर आपके जिस्म में आ गया, उसने कोई तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जो कोई फेगोसाइट वगैरह सेल्स आ गए, कोई पैथोजन वगैरह आ गया, उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तो ये वहाँ पर जाकर उसके फेवरेबल कंडीशन को जो है वो रोकेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि आपके जिस्म में जो है वो कोई जो आपका पैथोजन वगैरह कोई एंटर हुआ है, जो कि तोड़ फोड़ जिसने शुरू की है, तो आपका इम्यून सिस्टम या ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा CD8 को कि वहाँ जाकर देखो कि क्या हो रहा है। तो CD8 जो है वो उसको फाइंड करेगा, उस पैथोजन वगैरह को जो है वो फाइंड करेगा और किल करेगा, यह इसका काम होता है CD8 का। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी इम्यून सिस्टम के हवाले से। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब बनाते हैं एक नई वीडियो इसके सेकंड पार्ट के, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।